तो ये कहानी एक ऐसे अनाथ हाई स्कूल स्टूडेंट की है जिसे एक दिन एक ऐसी मैजिकल आइटम मिलती है जिससे कि वो उस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेज बन जाता है। ये कहानी लुओ की है जो कि अपने हाई स्कूल में कॉलेज के अंदर बैठा था और मेरी ही तरह ये भी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। तो ये पीछे बैठ के इधर उधर की बातें सोच रहा था। तभी टीचर लुओ को नोटिस कर लेते हैं और उसको खड़ा करवा देते हैं और तब टीचर लुओ से एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब वो खड़ा तो हो ही जाता है लेकिन वो कोई भी आंसर नहीं दे पाता, जिस वजह से वहाँ मौजूद सारे क्लास के स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी क्लास का टॉपर जिसका नाम जैंग था वो खड़ा होता है और उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता लुओ, मुझे लगता है कि तुम्हें तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। जैंग यहाँ पर लुओ को नीचा दिखाकर क्लास टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के वो लुओ को घसीट के टीचर के पास ले जाता है और कहता है कि टीचर से माफी मांगो। लेकिन लुओ माफी मांगने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने बस चैप्टर को नहीं समझा, जिस वजह से मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। लेकिन जैंग लुओ के साथ जबरदस्ती कर रहा था। जब लुओ उसको पीछे हटाने जाता है तभी गलती से लुओ टीचर के रखे हुए टेबल पर उनकी कॉफी कप को गिरा देता है। लेकिन तब लुओ अपने रिफ्लेक्सेस के साथ उस कप को बचा लेता है। लेकिन कप को बचाने के चक्कर में लुओ ने टीचर के ब्रश पेन को तोड़ दिया था और वो ब्रश पेन टीचर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैंग को और लुओ को टीचर प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाते हैं और जैसे ही दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं तो हम लुओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे पता है कि सारी ब्लेम उसके ऊपर ही आने वाली है। तब हम जैंग को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में आते साथ ही अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। वो लुओ के साथ भी अच्छे से बात कर रहा था और वो बोलता है कि मैं लुओ की तरफ से भी माफी मांगता हूँ। अब ये सब देखने के बाद तो लुओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है कि प्रिंसिपल, आप जो भी अभी देख रहे हैं सब ये नाटक कर रहा है। लेकिन तभी प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल चुप हो जाओ लुओ, तुमने टीचर जू के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज को तोड़ दिया है। ये एक हजारों सालों इम्पोर्टेंट एंशिएंट ब्रश था जिसे कि ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी टीचर जू बीच में बोलते हैं कि लुओ, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे लिए एक ऐसा सेम टू सेम ब्रश खोज के लाओ। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही कह देता हूँ कि ये ब्रश तुम्हें इजीली नहीं मिलने वाली। इस ब्रश को खोजते खोजते तुम्हें बहुत चीजें पता चलेगी जिससे कि तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी मेरा ब्रश वापस मिल जाएगा। अब लुओ इस चीज के लिए हाँ बोल देता है क्योंकि अगर वो ना बोलता तो उसे इस कॉलेज से निकाल दिया जाता। लेकिन लुओ जल्दी समझ जाता है कि ये कितना ज्यादा मुश्किल काम था क्योंकि पूरा शहर को एक एक जगह पर खोजने के बाद भी उसे वो ब्रश कहीं भी नहीं मिलता। वो तो ये तक सोच रहा था कि कहीं टीचर मुझे जानबूझ के सफर तो नहीं करवा रहे। लेकिन तभी घूमते घूमते लुओ को जैंग दिखता है जो कि एक जगह पर दौड़ के जा रहा था। जब लुओ उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है जैंग भी उसी ब्रश को खोज रहा है ताकि वो लुओ से पहले उस ब्रश को टीचर को दे सके। और तभी जैंग के अंकल बोलते हैं कि ये ब्रश मुझे मिल चुका है जो कि यहाँ पर नहीं, एक और सिटी में है। हम लोग वहाँ पर चलेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं। दूसरी तरफ हम लुओ को देखते हैं जो कि खुश हो रहा था क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका था। और लुओ जल्दी से जल्दी दूसरे सिटी में जाता है और उस शॉप को खोज लेता है। जब लुओ उस शॉप में पहुंचता है तो वहाँ पर मौजूद शॉपकीपर जो कि एक लड़की थी जिसका नाम रोंग था और उसे देखते साथ हमारे लुओ को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अब वो शर्माते शर्माते पूछता है तो क्या तुम्हारे पास वो ब्रश है? और रोंग भी बोलती है कि हाँ, हमारे पास वो ब्रश है। उसके बाद वो उसे ब्रश को दिखाती है लेकिन वो उसे ब्रश को छूने से मना करती है क्योंकि अभी वो उसे नहीं बेच सकते। वो कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर जब यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद मैं उनसे पूछ के ये ब्रश तुम्हें बेच सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक सूट पहना हुआ आदमी वहाँ पर एंटर करता है और कहता है कि वो ब्रश मेरी है। ये आदमी एक क्रिमिनल है और रोंग इसे जानती है। रोंग कहती है कि हमने तुम्हें कभी भी यहाँ पर नहीं बुलाया तो जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। ये आदमी जिसका नाम जेन है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस ब्रश को लेके देखता है। उसके बाद बोलता है कि ये वो ब्रश नहीं है जिसको मैं खोज रहा हूँ और तब वो उस ब्रश को फेंक देता है। लेकिन सही टाइम पे लुओ उसको जाके पकड़ लेता है और उसके बाद जैंग कहता है कि अगर तुम मुझे वो ब्रश नहीं देती जो कि मैं मांग रहा हूँ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी बीच में लुओ आ जाता है और अभी जिससे उसे प्यार हुआ है उसके लिए वो उससे लड़ने लगता है। लेकिन तब जैंग इरिटेट होकर अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे कि दोनों ही बहुत पीछे जाके गिरते हैं। तब रोंग कहती है कि लुओ पीछे रहना। उसके बाद ही रोंग अपनी पावर को रिलीज करती है। वो कुछ आइसिकल स्पीयर्स का इस्तेमाल करती है जिससे कि जैंग के ऊपर कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ता। लेकिन जैंग तब हैरान हो जाता है जब रोंग अपने पास में से एक स्नो ब्रश को समन करती है और उससे उसके ऊपर हमला करती है। तब जैंग भी सीरियस हो जाता है और वो अपने क्लाउड ब्रश को समन करता है और इसके बाद दोनों ही पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। लुओ सोच रहा था कि कहीं वो इनके बीच में मारा ना जाए। तब जैंग रोंग को कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही
बता दूं, तुम्हारे पास जो ब्रश है वो ताकतवर है, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकती। अब हमें यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो बैठ के बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। और ये कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, ये उस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेज है। लेकिन क्योंकि अभी ये बूढ़ा हो चुका है तो वो और काम नहीं करना चाहता। उसे पता है कि वो बहुत ही जल्दी मारा जाएगा, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। लेकिन उसने मरने से पहले अपनी स्पिरिट और अपनी सारी पावर्स को एक ब्रश के अंदर कैद कर दिया था। अब हमें फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ जैंग और रोंग लड़ रहे थे। और अब लड़ते लड़ते रोंग को एक झटका लगता है जिससे कि उसके पास से वही ब्रश निकल जाती है और वो ब्रश सीधा जाके लू के अंदर इंसर्ट हो जाती है। तब हम देखते हैं कि लू के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे थे। कुछ ही देर में लू बिल्कुल बदल चुका था, उसकी प्रेजेंस बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। जैंग उसके ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो लू की स्पीड को मैच नहीं कर पाता। तब जैंग अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को इस्तेमाल करता है, लेकिन लू के सामने सब कुछ बेकार था। जैंग को जल्दी समझ आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद रोंग पूछती है, लू क्या तुम ठीक हो? लेकिन लू बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें लू को एक अजीब सी जगह पर दिखाया जाता है जहाँ लू एक बोट पे होता है। लेकिन लू की ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि वो बोट भी नीचे डूब जाता है। हालांकि वो सपना देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो सपने से उठता है तो वो अपने सामने रोंग को पाता है। तब रोंग के ग्रैंडफादर, जिसका नाम मिस्टर वे था, वो आते हैं और रोंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। तब मिस्टर वे बोलते हैं कि तुम बेहोश हो गए क्योंकि तुम वो ब्रश की पावर्स को संभाल नहीं सकते। तब लू को याद आता है कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी लू को ये भी याद आता है कि अभी तक उसने अपने टीचर का ब्रश नहीं लिया। तब लू पूछता है कि मिस्टर वे, क्या आपके पास वो पाइनएप्पल वाली ब्रश है? लेकिन वो तब चौंक जाता है जब मिस्टर वे कहते हैं कि मैंने उसको जैंग नाम के एक बच्चे को बेच दिया। वैसे अभी लू कुछ कर भी नहीं सकता, जिस वजह से वो दुखी होके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब मिस्टर वे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारे शॉप में तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, तो तुम इस ब्रश को रख सकते हो। और इसके बाद मिस्टर वे कहते हैं कि तुम जो ब्रश यहाँ पर लेने आए थे ये उससे भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि लाल कलर की ड्रेस पहनी थी और वो चुपके से एक रेस्ट्रिक्टेड जगह पर घुस के वहाँ पर जाना चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड उसको पकड़ लेता है। लेकिन तब वो लड़की बहाना देते हुए कहती है कि मैं बस वॉशरूम खोज रही थी और यहाँ पर आ गई। तब गार्ड उसे बाहर जाने का मैप देता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो अभी भी दुखी दुखी चल रहा था क्योंकि उसे अभी तक वो पेन नहीं मिली थी जो कि उसे उसके टीचर ने लाने के लिए बोला था। मगर हाँ, उसके टीचर ने ये भी कहा था कि तुम भी कुछ अच्छा सीखोगे और मुझे भी मेरा ब्रश मिल जाएगा। तो मैंने कुछ नई चीजें तो जरूर सीखी है और ये पेन भी काफी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे कॉलेज से ना निकाले। पहले अब लू जा रहा था मिस्टर जू के ऑफिस में वो पेन को देने के लिए और वो ये भी सोच रहा था कि वो अपने पेन को देते साथ ही एक इमोशनल स्टोरी को भी उसके साथ अटैच कर देगा ताकि टीचर जू उसको कुछ ना भूले और छोड़ दे। लेकिन तभी अचानक से लू के टीचर पीछे आ जाते हैं और आके पूछते हैं कि लू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लू तब कुछ समझ नहीं पाता और कह देता है कि मुझे आपकी पेन मिल गई है। टीचर तो खुश हो जाते हैं और उसको अपने केबिन के अंदर ले जाते हैं। जब लू अंदर जाता है तो वो काफी ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसे पता है जो पेन उसे देनी थी वो पेन उसे मिली नहीं है। लेकिन अब लू कुछ कर भी नहीं सकता, जिस वजह से वो पेन उसे देता है और वो पेन देने के बाद नहीं पता कैसे लू को उस पेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होती है। टीचर जैसे ही उस पेन को देखते हैं तो टीचर को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि ये पेन बहुत ही ज्यादा कीमती है। ऊपर से जब लू उस पेन के बारे में उसे जितनी इन्फॉर्मेशन पता थी सारी इन्फॉर्मेशन टीचर को बताता है तो वो टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो टीचर उस पेन को ट्राई कर भी देखते हैं। अब लू कम से कम इस कॉलेज से बाहर तो नहीं निकाला जाएगा। इसके बाद के सीन में हम लू को देखते हैं जो कि एक कैफे में बैठ के रिसर्च कर रहा था कि आखिरकार उसे अचानक से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई और वो ब्रश पेन क्या थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे कैफे के अंदर आ जाते हैं जो कि कैफे के ओनर के मालिक को धमकाने लगते हैं। हालांकि जब लड़ाई होती है तो कैफे का ओनर काफी ज्यादा अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था, जिस वजह से वो आराम से कुछ बंदों को धो देता है और तब लू भी उसके मदद करने के लिए आ जाता है। लू को देख के कैफे का ओनर काफी खुश होता है और बोलता है कि तुम तो अभी अभी मेरे दोस्त बने थे। दरअसल लू और कैफे का ओनर अभी कुछ ही टाइम पहले दोस्त बने थे। अब लड़ाई आगे बढ़ती है लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि लू को बहुत जन घेर लेते हैं और अब लू एक बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंस चुका है क्योंकि उसके ऊपर 2 से 3 जन मारने वाले थे। लेकिन जैसे ही लू के बॉडी पे हमला होता उससे पहले ही लू के बॉडी से कुछ एनॉर्मस पावर एक्टिवेट हो जाती है। नहीं पता कैसे, लेकिन लू हवा में आ जाता है और उसे खुद भी नहीं पता कि
आखिर ये उसकी पावर्स काम कैसे करती है। ये पावर देख के वहाँ पर मौजूद सारे बंदे कैफे के ओनर के ऊपर हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू अचानक से वहाँ टेलीपोर्ट होके सबको मार देता है। अब यहाँ पर सारे बंदे मार खाने के बाद जा चुके थे और कैफे का ओनर जिसका नाम केन था वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आखिर तुम अपने सुपर ह्यूमन पावर्स को मुझसे छुपा रहे हो। वेल केन उससे कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन लू बोलता है कि मैं काफी ज्यादा टायर्ड हूँ तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वेल दूसरी तरफ लू काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल रही थी और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन बन चुका था। वो तो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सब उसके साथ रियल लाइफ में हो रही है। वो सोचता है कि वो खुद को इंक ब्रश पेंटर बुलाएगा या फिर इंक ब्रश मैन, लेकिन ये सब बहुत ही ज्यादा वियर्ड नेम थे जिस वजह से वो कुछ और सोचने का प्लान करता है। लेकिन वो काफी ज्यादा टायर्ड था तो वो नेम सोचते सोचते सो ही जाता है। जब लू सो रहा था तो नींद में उसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी दिखता है जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो सो भी नहीं पा रहा था जिस वजह से वो आधी रात को ही घर से बाहर निकल जाता है। वो सोचता है कि मुझे कुछ भी करके उस शॉप में वापस जाना होगा इन सब के आंसर्स को पाने के लिए। मगर जैसे ही वो रात को बाहर चल रहा था तो उसे अपने पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा डेंजरस महसूस होता है। वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था। उसे देखने के बाद लू अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन कुछ भी करके वो मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है। लू अपने आप को ये कह रहा था कि चिंता मत करो, तुम्हारे पास सुपर ह्यूमन पावर्स है, लेकिन असल में ये सुपर ह्यूमन पावर्स तब काम ही नहीं करते। तब लू सोचता है तो शायद यही मेरा अंत है। लू की जिंदगी यहाँ पर एक मॉन्स्टर लेने वाला था। लू ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुका था और अपने रिग्रेट्स को वापस दोहरा रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन अभी तक उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, ना ही वो सुपरमैन बन पाया जो वो बचपन से बनना चाहता था। तभी वो मॉन्स्टर भी लू को मारने ही वाला था, लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर बिल्कुल जम जाता है क्योंकि वहीं पर सही टाइम पे रोंग आ चुकी थी जो कि लू को बचा लेती है। तब रोंग लू को पूछती है कि आखिर हमने जो तुम्हें ब्रश दिया था वो क्या तुम्हारे पास है, लेकिन तब लू कहता है कि मैंने वो अपने टीचर को दे दिया। और ये सुन के रोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस गुस्से को मॉन्स्टर के ऊपर निकाल देती है। और रोंग इतनी ज्यादा ताकतवर है ये देख के लू उसके ऊपर फिर से फिदा हो जाता है। वेल अब ये सब हो जाने के बाद लू और रोंग फिर से उसी शॉप के अंदर जाते हैं और रोंग लू को इस बार अपने ग्रैंडफादर के पास ले जाकर बैठा देती है। तब हम देखते हैं कि रोंग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर रात को जिस मॉन्स्टर ने हमला किया था उसे आखिर एक ब्रश पपेट कहा जाता है। वो कुछ ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि ब्रश पेन के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो ब्रश पेन मैंने तुम्हें दिया था अगर तुम्हारे पास वो ब्रश पेन होता तो तुम मॉन्स्टर से बच सकते थे, लेकिन तुमने उस ब्रश पेन को किसी और को दे दिया। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तब लू कहता है अरे हाँ आप बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं, वो ब्रश मैंने मेरे टीचर को दे दिया था। तब लू कहता है कि आप मेरे को बिल्कुल पहले से पूरी स्टोरी को बताइए, मुझे पता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तब ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुम्हें सुनना ही है तो मैं तुम्हें सब कुछ पहले से बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है जब इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, बिल्कुल वर्ल्ड वार की तरह ही यहाँ पर बहुत सारी केओस मची थी। उस समय की बात है, बहुत सारे टैलेंटेड स्पिरिट्स और मेजेस मारे जा रहे थे। तब एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेज ने सारे स्पिरिट्स को ब्रश में कैद करना शुरू कर दिया था, और उनमें से ही एक ब्रश अभी तुम्हारे अंदर इंसर्ट हो चुका है। और लू अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट है वो सारे स्पिरिट्स की किंग है। लू खुश हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब मैं सारे स्पिरिट ब्रशेस का किंग हुआ। तब ग्रैंडफादर कहते हैं कि ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट ब्रश की पावर है वो बस उस स्पिरिट की एक छोटी सी पार्ट है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर को कुछ अजीब सा महसूस होता है और लू के पीछे वो एक एनिमी को डिटेक्ट करके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उस बंदे का नाम ली था जो कि लुओ का जान लेने के लिए आया था, क्योंकि लुओ के पास वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट ब्रश है जो कि उसको चाहिए। और ये कोई ऐसा वैसा एनिमी नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनिमी है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े फैमिली का हेड है। अब वो लुओ के ऊपर हमला करता उससे पहले ही रोंग उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ली उस अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और उल्टा रोंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है। तब रोंग को बचाने के लिए सामने लू आ जाता है, लेकिन ग्रैंडपा सही टाइम पे उसको संभाल लेते हैं। और तब हम देखते हैं कि ली बहुत ज्यादा गुस्सा होके बहुत सारे अटैक्स एक बार में करने लगता है, लेकिन ग्रैंडफादर भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो रोंग को पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब रोंग कहती है कि तुम्हारे अंदर जो ब्रश है वो टॉप 7 ब्रशेस में से काउंट होता है, और ये बंदा उन 7 ब्रशेस को कलेक्ट करने का काम करता है, जिनमें से एक ब्रश तुम्हारे अंदर है, तो वो तुमको मार के तुम्हारे अंदर से उस ब्रश को लेने के लिए आया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी तक ग्रैंडपा उससे लड़ रहे थे, लेकिन अभी उनकी तबीयत काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि ग्रैंडफादर बूढ़े हो चुके हैं तो वो उनसे काफी ज्यादा
देर तक नहीं लड़ सकते, जिस वजह से रोंग लड़ने का फैसला करती है। तब वो लू को कहती है कि तुम यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ, क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ पाई तो वो तुम्हें भी मार देगा। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि ग्रैंडफादर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लू अपनी पावर को एक्टिवेट करके एक प्रोटेक्शन बैरियर से उनको बचा लेता है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि लू तुम भाग जाओ क्योंकि तुम इसके सामने नहीं जीत सकते। तब लू कहता है कि मैं इस फाइट में उतर चुका हूँ और अब मैं भाग नहीं सकता, लेकिन लू का स्टेमिना ज्यादा देर तक नहीं टिकता, जिस वजह से ली उसको पकड़ के उसको मारने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो कि उस अटैक को अपने ऊपर लेके अपने आप को मार देते हैं, लेकिन मरने से पहले वो उसको बहुत अच्छा खासा डैमेज कर देते हैं, जिस वजह से ली को उस टाइम के लिए वहां से जाना पड़ता है। वेल इसके बाद हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि मरे नहीं थे। उसके जाने के बाद वो मुश्किल से बैठते हैं और लू को कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द उस ब्रश को अपने अंदर से निकालना होगा और इसका कोई ना कोई तरीका मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। लेकिन तब लू कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस ब्रश को कंट्रोल करना जरूर सीखूंगा। मैं अपने वजह से आप दोनों की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस ब्रश पेन को चलाना सीखूंगा और आप दोनों को ही प्रोटेक्ट करूंगा। तब ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुम यही चाहते हो लू तो यही सही। इस ब्रश पेन को चलाना मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं ताकि मेरा ये जख्म ठीक हो सके। तब रोंग कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप रिकवर नहीं होते तब तक रोंग को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मेरी हुई। वेल इतना कुछ होने के बाद भी हमारा नल्ला मेन कैरेक्टर अभी खुश हो रहा था क्योंकि रोंग उसको ट्रेनिंग देने वाली है। अब दूसरी सीन में हमें रोंग को और लू को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में थे और सब लू को बहुत ज्यादा टेंशन दे रहे थे, और भला क्यों ना दे, क्योंकि उसके साइड में ही रोंग भी उसके साथ ही चल रही थी। अब इसके बाद ही रोंग लू को एक लाइब्रेरी में ले जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट पोएम्स को रिसाइट करना होगा, क्योंकि इस सारे पोएम्स को जानने के बाद ही तुम ब्रश की फुल पोटेंशियल को समझ पाओगे। लू भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे पढ़ाई नहीं करनी होगी, लेकिन यहाँ भी उसे पोएम्स याद करने होंगे। वह रोंग काफी ज्यादा टेंशन में थी, जिस वजह से लू उसको एक जोक सुना के उसको हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रोंग हंसती नहीं है। और तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है जो आकर लू की फिर से बेइज्जती करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें बस मजबूरी में ही लू के साथ रहना है तो तुम उसे छोड़ सकती हो, और अगर तुम्हें पोएम्स ही चाहिए तो मेरे को सारे पोएम्स याद हैं। ये सब सुन के लू बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और इतना गुस्से में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब जैंग अपने आप को रोंग से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि लू एक बहुत ज्यादा बेकार स्टूडेंट है। वो इतना ज्यादा घटिया है कि कुछ दिन पहले उसने कुछ ऐसा काम किया था जिससे कि वो कॉलेज से निकाल दिया जाता। तब लू को लगता है कि ये सब सुनने के बाद रोंग उसकी हेल्प नहीं करेगी या ही उसके साथ रहेगी, लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि मेरी वाली अलग है। बस वैसे ही रोंग यहाँ पर उल्टा जैंग को ही रोस्ट कर देती है। वो कहती है कि तुम बस अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, भले ही तुम एक नालायक हो। और ये सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन इस जैंग गधे को अभी तक समझ नहीं आया। उसे लग रहा है कि वो बस जबरदस्ती लू के साथ है और उसे लग रहा है कि वो लू से रोंग को छीन लेगा। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि रोंग और लू एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। लू को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके लिए रोंग ने स्टैंड लिया। वो सोच रहा था कि क्या यही असली प्यार है। अब अगर इन सब बातों को साइड में रख दिया जाए तो लू को सारे पोएम्स याद हो गए थे, लेकिन उसे एक भी पोएम समझ नहीं आया था। तब रोंग उसके साइड में आके बैठती है और कहती है कि जो भी ब्रशेस होते हैं वो प्रिफर करती है कुछ जीनियस लोगों के अंदर जाने के लिए, कुछ ऐसे लोग जिनको पोएम्स और उनके ऑथर के बारे में सारा कुछ पता होता है, ताकि वो सारे ब्रशेस अपनी फुल पोटेंशियल का यूज कर सके। लेकिन तुम्हारे जैसे गधे के अंदर एक ब्रश चला गया है, जिस वजह से वो कभी भी अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रही। लू सोच रहा था कि बस यही देखना बाकी रह गया था, इसने मेरे मुंह पे मेरे को गधा बोल दिया। और ये सारी बातें पेड़ के पीछे से जैंग सुन रहा होता है। वो अभी सोचता है कि अगर ये सच बात है तो मेरे को भी एक ब्रश पेन ले ही लेना चाहिए। दूसरी तरफ लू पढ़ाई कर करके थक चुका है, तो उसे लगता है कि उसे अभी एक ब्रेक तो ले ही लेना चाहिए। तब रोंग कहती है कि जब वो ली तुम्हारे सामने रहेगा तो तुम्हें पूरी अपनी जिंदगी से छुट्टी मिल जाएगी। ली ज़ूगे फैमिली से बिलोंग करता है और वो फैमिली एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फैमिली है जो कि अभी तुम्हारे पीछे पड़ा है, और उस फैमिली से कोई भी लड़ना नहीं चाहता। तो तुम्हें जल्दी से जल्दी तुम्हारे अंदर मौजूद ब्रश पेन के बारे में जानना होगा। जितना जल्दी तुम जानोगे उतने ही अच्छे से तुम उसे यूज कर पाओगे।
और हमारा नल्ला बेरोजगार लू अभी भी बस छुट्टी लेने के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक से नहीं पता कैसे लेकिन उसके अंदर मौजूद सारे ब्रशेस के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग को समझा देता है। तब हमें बताया जाता है कि लू यहाँ पर आने से पहले अपनी टीचर के पास गया था जिससे कि वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया था, बस वही क्योंकि वो रॉन्ग को इम्प्रेस करना चाहता था। और हाँ, ये काम भी करता है क्योंकि ये सब सुनने के बाद रॉन्ग लू को देखकर पहली बार अपनी जिंदगी में स्माइल करती है। और ये सब होने के बाद लू अपने ही ख्यालों में खो गया था, जिस वजह से रॉन्ग उसको एक जोर का मारती है और उसको बोलती है कि और ज्यादा पढ़ाई करो। तब दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो कि मिस्टीरियसली अपने अंकल से बात कर रहा था और कहता है कि अंकल जल्दी से जल्दी मेरे लिए एक स्पिरिट ब्रश को खोजो। तब उसके अंकल भी कहते हैं कि मैंने पहले से ही एक स्पिरिट ब्रश तुम्हारे लिए रखा हुआ है। उसी रात दूसरे जगह पर हमें दिखाया जाता है रॉन्ग और लू को जो कि एक साथ कहीं पर जा रहे थे। क्योंकि लू के साइड में रॉन्ग भी थी तो लू को काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा था। लू कहता है कि रॉन्ग अगर तुम चाहो तो तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन तब रॉन्ग कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और ये सुन के वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब लू कहता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, तुम मेरे साथ कहीं और चलो। और इसके बाद ही हम लू को देखते हैं जो कि रॉन्ग को लेके वही इंटरनेट कैफे में ले जाता है। हाँ, वही इंटरनेट कैफे जहाँ पर लू कुछ दिन पहले आया हुआ था। लू के नए दोस्त को पहले लू समझाता है कि हाँ, रॉन्ग मेरे एक पार्टनर है, ना ही मेरी गर्लफ्रेंड। तब कैफे का ओनर लू और रॉन्ग को एक जगह दे देते हैं बैठने के लिए। और रॉन्ग उस इंटरनेट कैफे यानी कि वो कंप्यूटर इंटरनेट को देख के काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती है कि मैं बचपन से ही एक स्पिरिट ब्रश को कंट्रोल करना सीखती हूँ और इसका एक मतलब ये भी है कि बचपन से ही मैं कभी भी बाहर की दुनिया को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई, तो ये सारी चीज मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं है। तब लू कहता है कि इस इंटरनेट में बहुत कुछ है, अगर तुम चाहो तो हम लोग अभी कुछ देर के लिए प्रैक्टिस को साइड में रख के कुछ गेम्स खेल सकते हैं। और रॉन्ग को भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, जिस वजह से दोनों ही गेम्स को खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद लू सोचता है कि क्या सच में रॉन्ग इससे पहले कभी भी गेम्स नहीं खेली है, क्योंकि रॉन्ग पहले ही ट्राई में गेम को बहुत ही अच्छे से खेल रही थी। रॉन्ग कहती है कि ये सब गेम्स वगैरह बहुत ही ईजी है, ये कंपेरिजन में कि मैं बचपन से ही एक स्पिरिट ब्रश को यूज करती हूँ। मेरे ख्याल से इन गेम्स को खेलने से 100 गुना ज्यादा हार्ड है स्पिरिट ब्रश को कंट्रोल करना। और ये सुनने के बाद लू फिर से अपने प्रैक्टिस में लग जाता है। उसे ये पता चलता है कि जितनी जल्दी वो जितने ज्यादा पोएम्स को रिसाइट करेगा उतनी जल्दी ही उसकी स्पिरिट स्ट्रांग होगी। अब इतनी सारी पोएम्स को रिसाइट करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका था, तो वो उठता है और अपने दोस्त के पास जाता है। और तब वो उससे बात करते करते कहता है कि रॉन्ग बिल्कुल भी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो सच में एक बहुत ज्यादा मेहनती लड़की है। तब कैफे का ओनर एक सजेशन देता है। वो कहता है कि मुझे जैसे लगता है रॉन्ग एक ऐसी लड़की है जो कि इंटरनेट कैफे में आना ज्यादा देर तक पसंद नहीं करेगी, तो लू तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ ऐसे जगह देख के रखना चाहिए जहां तुम रॉन्ग को ले जा सको, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक चलेगा। लू कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा और इस बारे में मैं सोचूंगा। इसके बाद लू रॉन्ग के पास जाता है और उसे सोते हुए कुछ देर तक देखता है। और अब लू को कुछ काम से बाहर जाना था, लेकिन वो रॉन्ग के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। तब लू अपने टीचर को कॉल करता है और कहता है कि क्या आप मेरे को वो ब्रश कुछ देर के लिए उधार दे सकते हैं जो कि मैंने आपको दिया था। लेकिन तब टीचर कहते हैं अच्छा, वो ब्रश तो मैंने जैंग को दे दिया क्योंकि उसके अंकल मुझे वो ब्रश मांग रहे थे। ये सुनने के बाद ही वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उस ब्रश को लेने के लिए बाहर भागता है। वो अंधेरी रात में भागे ही जा रहा था, तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। जब वो देखता है कि आखिर उसके सामने कौन आया, तो वो देखता है कि वो जैंग के अंकल थे जो कि नीचे गिरे हुए थे। उसे देख के लू को कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो इमरजेंसी नंबर में कॉल लगाने लगता है। लेकिन तभी उसे अचानक से उसके पीछे से कुछ आवाज आने लगती है, तो वो चुपके से उधर अंदर देखने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो अंदर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर अंदर जैंग बैठा हुआ था, जहाँ पर एक लेडी भी थी जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। और तब वो जैंग के साथ कुछ कर रही होती है। ये देख के लू बिल्कुल ही चौंक जाता है। तब वो लेडी कहती है कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरे पपेट बनने के लायक हो। दूसरी तरफ लू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। जैंग का चेहरा देख के लू को उसको एक जोर का थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो एक मुसीबत में है तो इंसानियत के खातिर लू को उसे बचाना होगा। लेकिन तब लू सोच रहा था कि मुझे पता है कि अगर मैं डायरेक्टली उससे लड़ने जाऊं तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि नो डाउट वो लेडी
मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर मुझे शायद से रोंग को बुलाना चाहिए, लेकिन रोंग को अगर मैं बुलाने जाऊँ तब तक जैंग भी मारा जाएगा। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद लू को फाइनली एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो कि जैंग के साथ कुछ कर रही थी, और तभी लू वहाँ से चिल्लाता है और कहता है कि आखिर अंदर कौन है। जैसे ही लेडी बाहर आती है तो लू बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, आखिर तुमने जैंग को कैसे पकड़ा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ज़ू गे फैमिली से टक्कर लेने की? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ये वही फैमिली है जो कि लू के पीछे पड़ी हुई है उसे मारने के लिए, और क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है तो वो उसकी हेल्प से यहाँ पर जैंग को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो लेडी उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी और कह रही थी कि तुम बस मजाक कर रहे हो। लेकिन तब लू अपनी पावर को रिलीज करता है और उसको दिखाता है कि उसके पास भी एक स्पिरिट ब्रश है, और ये देखने के बाद वो लेडी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगती है। और तब वो कहती है कि मैंने जैंग को नहीं पकड़ा, वो खुद ही मेरे पास आया था अपनी ब्रश को अपने अंदर इंसर्ट करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर लू कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे ये सब नहीं सुनना, तुम जैंग को वापस दे दो वरना मुझे मिस्टर ली को बुलाने में टाइम नहीं लगेगा और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता उस लेडी को पता लगाने में कि लू बस एक एक्टिंग कर रहा है, और तब वो अपनी पावर को रिलीज करती है और कहती है कि तुम जैसे छोटे चूहों को मैं हर रोज खाती हूँ। वो लेडी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था जहाँ लू भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता। तब उस लेडी ने अपनी आर्ट के मदद से उसको पकड़ लिया था और कहती है कि तुम इससे बच नहीं सकते। लू को उस अटैक से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उस अटैक ने ना ही सिर्फ लू के बॉडी में, यहाँ तक कि लू के गले में भी उसने जहर भर दिया था। धीरे धीरे अभी उस लेडी को भी लू के साथ खेलने में मजा नहीं आ रहा था, तो वो डिसाइड करती है कि वो लू को मार देगी। और अब फाइनली जब वो उसकी जान लेने ही वाली थी तब लू को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तब उसे याद आता है वही पोयम जो कि उसने पढ़ी थी, और तब वो उस पोयम को रिसाइट करने लगता है और अचानक से लू के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावर ब्लास्ट होता है। लू को खुद भी नहीं पता था कि आखिर एक पोयम से उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। लेकिन जो भी है, इस पावर को देख के वो लेडी बिल्कुल ही चौंक गई थी। उस लड़की को भी थोड़ा सा भी क्लू नहीं था कि आखिर लू अभी कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। लू यहाँ पर बिल्कुल ओवर पावर्ड हो रहा था। तब यहाँ पर सनराइज भी आ जाता है, और सनराइज के साथ ही लू को एक और पोयम याद आता है। उस पोयम को रिसाइट करते साथ ही लू एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करता है, जिससे कि कुछ पर्पल फॉक्स जाके उस लेडी को मार देते हैं। हालांकि अभी तक लू को काफी सारे पोयम्स याद थे, तो वो सारे पोयम्स को याद करता है और एक बहुत ही बड़ा पर्पल वेव बनाता है, और इस बार उसके आखिरी अटैक से वो मारी जाती है। भाई हमारी ओपी मेन कैरेक्टर की पढ़ाई यहाँ पर सच में काम आई, तो शायद मुझे भी पढ़ लेना चाहिए। वेल देखा जाए तो दूसरी तरफ जैंग अभी भी जिंदा था। ये एक अच्छी बात भी है और शायद एक बुरी बात भी है। अब लू उसको पकड़ता है और रोंग के पास ले जाता है। जैंग यहाँ पर बिल्कुल ही एक ज़ॉम्बी की तरह बन चुका था। जब लू रोंग के पास जैंग को ले जाता है तब रोंग कहती है कि इसके ऊपर ब्रश का कंट्रोल हो चुका था, लेकिन लकीली ये बच चुका है क्योंकि इसका कंट्रोल अभी तक ब्रेन के ऊपर नहीं आया था। रोंग उसको पूरी तरीके से क्योर नहीं कर पाती, लेकिन उसके प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देती है। और तभी वहाँ पर जैंग के फादर भी आ जाते हैं, जो कि जैंग को बचाने के लिए लू का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे कुछ पैसे भी देते हैं। अब हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर रोंग और लू एक जगह पर बैठे थे, और रोंग कहती है कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया लू, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है कि हमने जो सीखा उसका तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया, और ये कॉम्प्लीमेंट हमारे लू के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। दूसरी तरफ हमें उस कैफे ओनर को दिखाया जाता है जिसका नाम येन था। वो देखता है कि जमीन में कुछ गिरा हुआ है, और जैसे ही वो उसको खोलता है तो कुछ अननोन पावर उसके अंदर चली जाती है। रोंग और लू दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आते हैं, और तब लू कहता है कि अरे ये तो वही ब्रश है जो कि मुझे उस लेडी को हराने के बाद मिली थी। रोंग कहती है कि अगर तुम्हें कोई ब्रश मिला था तो तुम्हें पहले कहना चाहिए था, और अगर ये सच में एक ब्रश ही है तो हमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है क्योंकि ये बस बेहोश ही हुआ है। जैसे ही ये नींद से उठता है तो वो कहता है कि लू मुझे पहले से पता था कि तुम एक सुपरमैन हो, बस अभी मुझे कह ही दो कि आखिर तुम एक अच्छे सुपरमैन हो या फिर तुम एक बुरे सुपरमैन हो। लू कहता है अरे भाई रुक जा, मेरे को बताने का मौका तो दे। और इसके बाद ही लू कहता है कि हम लोग कोई बुरे आदमी नहीं है। तभी येन कहता है अगर ऐसा है तो मैं भी एक सुपरमैन बन चुका हूँ। और उसके बाद ही येन कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा।
लेकिन तब रॉन्ग कहती है कि रुक जाओ, तुम्हें बस अभी अभी तुम्हारी पावर मिली है, तुम्हें पता भी नहीं है कि आखिर तुम्हारी पावर क्या है। तब येन कहता है नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए मर भी सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं रॉन्ग, लू और येन को, जो कि एक जगह पर बैठे थे। येन को ये पता लगाना था कि आखिर उसके अंदर जो ब्रश गया है आखिर उसका मालिक कौन है, लेकिन उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, तो उसकी ओरिजिन को खोजने में उसे बहुत टाइम लग जाएगा। तभी हम देखते हैं कि साइड में से एक पेशेंट गुजरता है जिसके सिर पे खून था, और उस खून को देखते साथ ही येन के फिंगर टिप्स ग्लो करने लगते हैं। उसे लगता है कि उसकी पावर जाग गई है। लू उसे देख के चौंक जाता है, लेकिन तब रॉन्ग कहती है कि उसके पास मत जाना, क्योंकि हमें नहीं पता आखिर इसकी पावर क्या है। तब ये अचानक से नहीं पता क्या होता है, लेकिन तीनों ही एक ब्लैक स्पेस में आ जाते हैं और वहां पर कोई अननोन पावर तीनों के ऊपर ही हमला कर रही थी। रॉन्ग कहती है कि ये पांचों कलर्स जो तुम्हें दिख रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें इससे बच के रहना होगा या फिर ये तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लेगा। हालांकि कुछ देर लड़ने के बाद लू को वो पावर कैप्चर कर लेता है और उसके वजह से रॉन्ग का जैसे ही ध्यान भटकता है तो उसको भी वो पावर कैप्चर कर लेता है। लेकिन क्योंकि रॉन्ग भी अभी मुसीबत में है तो लू आखिर उसकी मदद कैसे ना करता। अरे समझो भाई, ऐसे भी लू को बहुत ही कम मौके मिलते हैं रॉन्ग के सामने हीरो बनने का, नहीं पता कैसे, लेकिन लू अपने पावर्स की मदद से होश में आ जाता है और रॉन्ग को भी होश में लाता है। रॉन्ग होश में आने के बाद कहती है कि ये पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक है, जरूर इसके पीछे जो भी है वो ज़ूगे फैमिली से रिलेटेड होगा और वो पक्का लू को मारने के लिए ही आया होगा। तब रॉन्ग अपने पावर का यूज करती है और अपने आइस मैजिक की मदद से उन सारे पावर्स को रोकने के लिए एक आइस बैरियर बना देती है। लेकिन तब एनिमी बहुत सारे डीमंस को समन करता है, जिस वजह से वो सारे डीमंस जाके रॉन्ग के ऊपर हमला करने लगते हैं और तब फिर से रॉन्ग के ऊपर रेड लाइट हमला कर देते हैं और रॉन्ग फिर से रेड लाइट के वश में आ जाती है। तब रॉन्ग को बचाने के लिए लू रॉन्ग के सामने आ जाता है और उसको उस हेलुसिनेशन से बाहर लाता है। लू इन सब चीजों में इतना ज्यादा खो चुका था कि उसे पता भी नहीं था कि पीछे से एक डीमन आके उसके चेस्ट से उसके हाथ को आर पार कर चुका था। जैसे ही लू को ये चीज पता लगती है तो वो कहता है कि रॉन्ग यहाँ से जल्दी भाग जाओ। तब वो डीमन लू को उठाता है और उसको उठा के येन के ऊपर फेंक देता है। तब जैसे ही येन उसकी उंगलियों से लू को पकड़ता है तो अचानक से नहीं पता कैसे लू के सारे इंजरीज खुद ब खुद हील हो जाते हैं। लू को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे है। तब येन रॉन्ग को भी छूता है और रॉन्ग के भी सारे इंजरीज हील हो जाते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि आखिर ये सब चीजें येन की उंगलियों की मदद से हो रहा है। अब फाइनली हमारे नल्ले कैफे ओनर को भी थोड़ा सा अपने ऊपर गर्व हो रहा था। तब वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और खुद ही चला जाता है डीमन से लड़ने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि वो बहुत ही बुरा पिटता है, लेकिन हाँ वो अपने इंजरीज को अपने ही पावर से खुद को हील कर सकता था। और आखिर में येन उन सारे कामों के पीछे जिसका हाथ था उसको खोज निकालता है। तब वो ज़ूगे फैमिली का मेंबर सरेंडर करने की कोशिश करता है, लेकिन येन उसे छोड़ता नहीं है और उसे बहुत मारता है। लेकिन तब वो ज़ूगे फैमिली का मेंबर वहाँ से जान बचा के भाग जाता है। अब वो सारा काला धुआं वहाँ से हट चुका था और वो लोग फिर से हॉस्पिटल में आ चुके थे। तब लू जैंग को देखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वहाँ पर उसके टीचर भी बैठे हुए थे, जो कि काफी ज्यादा दुखी हो रहे थे और कहते हैं कि शायद ये सब कुछ मेरे वजह से ही हुआ है। तब लू को आइडिया आता है और येन अपने फिंगर टिप्स की मदद से जैंग को छूता है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी भी रिकवर नहीं हुआ था, क्योंकि येन के पावर्स भी अभी जैंग के ऊपर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तो लू यहाँ पर रॉन्ग के पास जाता है। तब वो देखता है कि रॉन्ग किसी से बात कर रही थी और उससे कहती है लू हमारे जाल में फंस चुका है और जैसे सब कुछ हमारे प्लान में था वैसे ही चल रहा है। वो मेरी हर बात को मान लेता है, उसे मैनिपुलेट करना काफी इजी है। जब ये सब सुनने के बाद लू रॉन्ग के पास जाता है और उसे पूछता है, तब रॉन्ग कहती है ये तो काफी ऑब्वियस है, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा ना कि मैं बिना किसी मेरे कारण के तुम जैसे इडियट के साथ घूमूंगी। अब ये सब सुनने के बाद लू का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे पता नहीं था कि रॉन्ग बस उसका इस्तेमाल कर रही है।